हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सागर स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं अभी क्लासेस 9th और 10th का ले रहा हूं, जो सिर्फ और सिर्फ साइंस की क्लासेस चल रही है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो चलिए, अभी हमारा क्लास है 9th केमिस्ट्री। तो 9th केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु, अणु और आयन, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ पढ़ चुके हैं, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग परमाणु वगैरह तो सब पढ़ लिए थे, अणु को भी समझ लिए थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि जो तत्व होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनको किस वर्ड के द्वारा संकेत किया जाता है, यानी साइन किया जाता है। तो उसमें भी बहुत अलग अलग तरीकों से उन सभी तत्वों को साइन दिया गया है, उनका एक अपना अलग पहचान दिया गया है। तो आइए देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले कह रहा है परमाणु और तत्वों का संकेत, यानी सिंबल्स ऑफ एटम एंड एलिमेंट। तत्वों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के लिए लिखा जाता है। कह रहा है तत्व का जो अंग्रेजी वर्ड होता है, अंग्रेजी मतलब होता है, उसका पहला अक्षर उसके संकेत को उसको दर्शाता है, यानी उसको साइन करता है। तो जैसे देखिए, हाइड्रोजन, HYDROGN, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पहला अक्षर H इसको दर्शाता है, H को, हाइड्रोजन को H अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु को ये दर्शा रहा है। उसी तरह फिर बोरोन होता है, B से दर्शाया जाता है। फिर ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन O से शुरू है तो इसको O से दर्शाते हैं, इसको B से। फिर हमारा आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं। फिर हमारा आता है कार्बन, कार्बन को C से करते हैं, सल्फर को S से करते हैं, फास्फोरस को P से करते हैं, और हमारा फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम लोग F से करते हैं। कहता है कि चलिए ये तो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे बोरोन और ये बेरियम, ये दोनों एक ही वर्ड से स्टार्ट है, यानी कि बी से स्टार्ट है। तब हम क्या करेंगे ऐसे में कहता है कि ऐसे जब तत्व आए तब उनको संकेत देने के लिए क्या किया गया, उनके वर्ड, उनके अक्षर में ही पहला अक्षर के बाद किसी दूसरे अक्षर को लेकर उनका नाम लिया गया। देखिए जैसे बेरियम, BARIUM, बेरियम, बेरियम को हम लोग BA से डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इसका लेते हैं। फिर हमारा आता है कैल्शियम, तो इसको CA से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ कैल्शियम है, यहाँ कार्बन है। फिर हमारा बिस्मिथ है, तो बिस्मिथ भी देखिए B आ गया स्टार्टिंग में, तो इसीलिए इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या किए, ये BI फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इसका लिए, हमने नहीं लिया, इसको वैज्ञानिक नाम दिया है अपना। फिर ब्रोमीन BR, और ये यहाँ भी BR। फिर हमारा आता है सिलिकॉन SI, फिर ये SI। फिर कहता है क्रिप्टन KR, और ये क्रिप्टन। तो इस तरह से कुछ तत्वों के संकेत ये हैं। अब कहता है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका संकेत जो होता है वो उनके लैटिन नाम के आधार पे दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग वो देखते हैं किन किन शब्दों का, जो किन किन तत्वों का नाम संकेत उनके लैटिन अक्षर पे दिया गया है। हाँ, तो आइए अभी हम लोग देखने वाले थे कुछ ऐसे तत्व जिनका नाम उनके लैटिन अक्षर के अनुसार रखा गया है। तो आइए अब देखते हैं वैसे कौन कौन से हैं। कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन नामों के लिए दिए गए हैं। अभी मैंने बताया कि कुछ तत्व के ऐसे संकेत हैं जो उनके लैटिन नामों के आधार पर रखा गया है, जैसे सोडियम Na, यानी कि Na जो रखा गया है ये नात्रियम, NaTrium, नात्रियम के आधार पे इसको रखा गया है। तो यानी सोडियम का जो ये नाम है, लैटिन नाम नात्रियम, ये Na लैटिन नाम से लिया गया है। फिर कहता है पोटेशियम, यानी कालियम, ये के जो है किससे लिया गया, पोटेशियम का लैटिन नाम इसका कालियम है, उसके आधार पे इसको लिया गया है। फिर कहता है कॉपर, कॉपर को लैटिन नाम में क्यूप्रम कहते हैं, क्यूप्रम से हम Cu लिए हैं। फिर कहता है आयरन जो है, आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है, और इस फेरम से Fe को लिया गया है, जिससे आयरन को हम लोग डिनोट करते हैं। फिर कहता है गोल्ड, ये जो गोल्ड होता है इसका लैटिन नाम ओरम होता है, और Au इसका लैटिन नाम से लिया गया है। फिर हमारा सिल्वर आता है, सिल्वर को आर्जेंटम बोलते हैं, ARGENTUM, आर्जेंटम, जहां से A और G को लिया गया है, ये A और G इसका लैटिन नाम से लिया गया है। फिर हमारा आता है मरकरी, इसको हाइड्राजाइरम इसको नाम है, इसका लैटिन नाम, मरकरी का लैटिन नाम हाइड्राजाइरम है, जिसको Hg यहां से लिया गया है। फिर हमारा कहता है लेड, लेड को हम लोग प्लम्बम बोलते हैं, और ये प्लम्बम से Pb लिया गया है, जो इसका संकेत है।
तो आप लोग तो समझ गए कि किस किस आधार पे कैसे कैसे नाम को लिया, संकेत जो है तत्वों के जो संकेत हैं वो किस आधार पे रखा गया है। तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे उम्मीद है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। कह रहा है कि कोई जो नाम है किसी तत्व का, ये जो नाम है ये किसी विशेष तत्व को क्या करता है, निरूपित करता है। निरूपित कहने का अर्थ है कि वह उसको डिनोट करता है। यानी कि मान लीजिए कि एक H लिखा हुआ है, तो H जो है ये H ये हाइड्रोजन को डिनोट करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। ये H सिर्फ एक हाइड्रोजन को ही डिनोट करता है और किसी को नहीं करता है। उसके बाद कहता है यह तत्व के एक परमाणु तथा एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करता है। ये H ये बताता है कि यह H जो है वो एक परमाणु है, इसमें ये 1 परमाणु का है और इसका द्रव्यमान यानी कि वेट मास जो है वो इसका एक, यानी एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा ये चीज बताता है। अब जैसे संकेत H का अर्थ है, H का अर्थ अभी मैंने बताया कि एक एटम है। देखिए और क्या क्या बताता है। H का अर्थ एक परमाणु है यानी 1 एटम है। कहता है 1 ग्राम परमाणु है, इसके आधार पे 1 ग्राम एटम हो गया। ये बोलेंगे कि ये 1 ग्राम एटम भी है यानी 1 ग्राम ये परमाणु है। अब कहता है कि एक हाइड्रोजन में यानी कि 1 ग्राम एटम इक्वल्स टू 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में हमारा कितना, सॉरी 1 ग्राम परमाणु में, हाइड्रोजन के परमाणु में 1.008 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद रहता है। तो ये चीजें हमें क्या बतलाती है, एक पार्टिकुलर वर्ड को, एक पार्टिकुलर मैटर को ये डिनोट करती है। कौन सा, ये वर्ड्स यानी संकेत। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग अणु की अवधारणा पढ़ने वाले हैं। अणु की अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आइए हम लोग अब देखते हैं। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कहता है। देखिए सबसे पहले कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जॉन डाल्टन के अनुसार यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु कहलाता है। सर जॉन डाल्टन ने यह बताया था कि जो यौगिक का अणु होता है यानी कि यौगिक का परमाणु होता है, अणु बोल रहा था, यौगिक का परमाणु होता है। यौगिक क्या होता है, 2 तत्व या 2 से अधिक से मिलकर बनता है। उसका परमाणु एकदम यानी उसका सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु कहलाता है। और परमाणु क्या कहलाता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण। और ये अणु क्या कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण। तो उन्होंने डाल्टन ने बताया था कि जो यौगिक का परमाणु कण होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम परमाणु होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा अणु कहलाता है, वो हमारा यौगिक परमाणु कहलाता है। फिर कहता है एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण का नाम अणु रखा। उन्होंने, एवोगाड्रो ने यौगिक परमाणु जो नाम रखा था डाल्टन ने, सर डाल्टन ने, उन्होंने क्या किया, एवोगाड्रो ने उस यौगिक के सूक्ष्मतम कण यानी यौगिक परमाणु का नाम, यौगिक परमाणु का सर डाल्टन ने क्या किया, अणु रखा। ये डाल्टन ने रखा था और इसको एवोगाड्रो ने रखा। यही कह रहा है कि डाल्टन ने क्या किया, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा, यौगिक परमाणु कहा। और एवोगाड्रो ने क्या कहा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को उन्होंने अणु का नाम दिया, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स के रूप में आज पढ़ रहे हैं। फिर कहता है पदार्थ यानी कि तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता हो अणु कहलाता है। अब देखिए एक और चीज इसमें निकल के आ रहा है, कह रहा है कि इसमें तत्व हो या फिर यौगिक हो, ये दोनों का सूक्ष्मतम कण जो सबसे छोटा कण होगा, जो मुक्त अवस्था में रह सकता हो, किसी से अभिक्रिया ना करे, वो हमारा अणु कहलाता है। जैसे कि O2, H2, Cl2, ये सब क्या है, हमारा अणु है। क्यों अणु है, क्योंकि ये एक से अधिक परमाणु है। ऊपर से ये जो है इसका बैलेंसिंग पूरा फुल होता है। हम लोग आगे अभी कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को बैलेंसिंग पढ़ना है यानी संयोजकता पढ़ना है। उसी में मैं बताऊंगा कि ये कैसे फुलफिल हो गया और कैसे ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी से भी। तो ये जो क्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारा क्या है, अणु है। यानी कि ये है तो सूक्ष्मतम कण, लेकिन यह पूरी तरह से फुलफिल है, ये किसी से रिएक्शन
नहीं करेगा, तो इसके कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। वही कह रहा है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, यह मुक्त अवस्था में रह सकता है क्योंकि यह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यह दो या अधिक परमाणुओं के संयोग से बना होता है। मैंने दिखा दिया ना, एक परमाणु ये H दिखा रहा था, तो H प्लस H H2 ये बन गया, दो या अधिक परमाणुओं के संयोग से ये बनता है। फिर कहता है किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है कोई पदार्थ है, ठीक, कोई यौगिक है, उसका जो अणु है उसके गुण को सो दिखाता है, व्यक्त करता है। अब जैसे ले लेते हैं एक अणु हम लोग लेते हैं, एक अणु हम लोग ले लिए, कौन सा लिए, H2O। ये एक अणु है, दो तत्वों से मिलकर बना है, दो या अधिक से। कह रहा है ये अणु क्या करता है, जल के तत्व को जल के गुण को व्यक्त करता है। तो सही बात तो है कि ये जो अणु है, ये इसका जो गुण है, ये इसका गुण जल के गुण को व्यक्त करता है। इसका गुण जल के तत्व को, जल के गुण को व्यक्त करता है। ये चीज कह रहा है कि जैसे जल के गुण वस्तुतः जल के अणु H2O के गुण होते हैं, सेम है, ये जो इसके जो गुण होते हैं वो जल के गुण के बराबर होते जैसे ही होते हैं। तो यही चीज बता रहा है कि ये जो गुण होते हैं इसके अणु जो होते हैं वो जिस अणु के जिस भी पदार्थ के होते हैं उसके गुण को व्यक्त करते हैं। जैसे कि ये जल का अणु है H2O, ये जल के गुण को व्यक्त करता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे तात्विक अणु यानी कि एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स। तो आइए अब हम लोग एलिमेंट्री मॉलिक्यूल, हाँ तो चलिए अब हम लोग देखने वाले थे तात्विक अणु। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलिमेंट्री मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। तो कह रहा है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल हम लोग उसे कहते हैं जो क्या हो, मुक्त अवस्था में मौजूद रहता हो। जैसे किसी तत्व के अणु सदृश परमाणु के बने होते हैं। कह रहा है किसी तत्व का जो अणु है वो सदृश परमाणु के बने होते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जो भी तत्व का अणु होता है, जैसे कि H2 ये जो होता है वो सदृश होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, देख नहीं सकते सॉरी, इसको हम लोग आसानी से व्यक्त कर सकते हैं और इसे समझा सकते हैं किसी को, ये से देख, ये व्यक्त आसानी से किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि ये जो होते हैं ये सदृश होते हैं, H2 होते हैं, Cl2 होते हैं, O2 होते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि ये H2Cl2 क्या है, एक सदृश परमाणु है। फिर कहता है कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मुक्त परमाणु के रूप में ही पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। और इस गैस, ये सब गैसें हैं, इन्हें इस गैस को हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो पूरी तरह फुलफिल होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसके कारण से ये किसी से भी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। और यही सारे गैस जो होते हैं, ये गैसेस जो होते हैं जो हम लोग मार्केट में खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, उनके अंदर जो गैस मौजूद होता है वो इन्हीं गैसों में से कोई गैस होता है, जिसके कारण क्या होता है वो लंबे समय तक फ्रेश रह पाता है, क्योंकि वो वायुमंडल में मौजूद कोई भी गैसेस से रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके अणुओं की संरचना सरल न होकर जटिल होती है। कह रहा है कि अणु का कोई का संरचना जो होता है काफी ज्यादा जटिल यानी कठोर होता है। तो देखिए किसका किसका होता है। तो सबसे पहले तो हीरा हो गया। आप लोग जानते हैं डायमंड जो होता है, हीरा, वो हीरा काफी ज्यादा कठोर होता है, उसे पत्थर से मारिए, हथौड़ा से मारिए, वो टूटता नहीं है। फिर कहता है ग्रेफाइट, हमारे जो पेंसिल्स में इस्तेमाल करते हैं, जो जिससे हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट का भी संरचना होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है यानी जटिल होता है। फिर कहता है ग्रेफाइट के कार्बन में परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं और इनमें जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर क्या है, इन तत्वों को किसी अणुसूत्र के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इन्हें परमाणु के संकेतों के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। इनका जो अणुसूत्र है वो कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे H2O जल का था ना अणुसूत्र H2O, तो इसका जो है हीरा और ग्रेफाइट का वैसा अणुसूत्र कुछ नहीं होता, इसे कार्बन के परमाणुओं द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। फिर कहता है हाल ही में कार्बन के भिन्न प्रकार का आविष्कार हुआ है। कार्बन के भी एक भिन्न प्रकार का आविष्कार हुआ है, वो आविष्कार जिसे हम लोग बकमिस्टर फुलेरीन कहते हैं, इसे C60 के द्वारा दर्शाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि इसको क्या करते हैं हम लोग
किसी अणुसूत्र के द्वारा नहीं, कार्बन के परमाणु के द्वारा ही दर्शाते हैं। तो अभी जो नया बकमिस्टर फुलेरिन मिला है उसको हम लोग C60 के द्वारा दर्शाते हैं, यानी C60। इसके अंदर कार्बन के 60 परमाणु मौजूद होते हैं और इसका संरचना जो कुछ फुटबॉल की शेप में होता है, वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह ही दिखता है, जो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज हम लोग जान लिए, तात्विक अणु किसे कहते हैं, जो हमारे मौजूद होता है एनवायरमेंट में, कुछ अपना वो फ्रेश रहता है, वो किसी से रिएक्शन वगैरह नहीं करता है, वो खुले में मौजूद होता है। अब देखिए, अब आगे हम लोग को पढ़ना है यौगिक के अणु, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के भी कुछ यौगिक अणु होते हैं, तो ये जो होते हैं आइए हम लोग अब देखते हैं। तो कह रहा है यौगिक के अणु, किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। कह रहा है किसी भी तत्व का यौगिक ले लीजिए, किसी भी तत्व का यौगिक ले लीजिए, तब उसके अंदर जो अणु होते हैं वो 1, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि जल को लेते हैं H2O, ये एक यौगिक है, इसके अंदर मौजूद अणु यानी H2O और ऑक्सीजन, ये 2, 1, 3 से मिलकर बना हुआ है टोटल। इसके अंदर हम लोग कितना परमाणु जानेंगे, तो H2O के अंदर 2 एटम है, ऑक्सीजन के अंदर 1 एटम है। इसका मतलब कि 3 एटम मिलके ये कंपाउंड बना हुआ है। फिर कहता है एक और एग्जांपल आप ले लीजिए चीनी का। ये जो चीनी होता है, चीनी का फॉर्मूला यह होता है, चीनी में क्या कर रहा है, कार्बन का 12 एटम है, हाइड्रोजन का 22 एटम है और ऑक्सीजन का 11 एटम है। ये अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 45 एटम हमारे पास मौजूद होता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो चीनी है, ये जो कंपाउंड है चीनी का, इसका जो अणु है वो 45 एटम से यानी 45 एटम से मिलकर बना हुआ है। देखिए इसको H2O को जिसे H2O द्वारा व्यक्त करते हैं और चीनी को C12H22 और O11 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कितने होते हैं। तो इसमें भी 4-5 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होते हैं। तो ये चीज हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अपने सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञानसार स्टडी पे रेगुलर क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई है, वो भी विथ नोट्स। आप लोगों को नोट्स जो है वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड।